संजू। पाठ 17। मासूम संजू। संजू की नींद जल्दी खुल गई। चलो अच्छा हुआ, माँ के आने के पहले मेरी सुबह सुबह की प्रॉब्लम का निपटारा हो जाए तो अच्छा ही है, संजू ने मन ही मन सोचा। और अपने पल्लू को कंधों पर चढ़ाकर अपनी नींद भरी आंखों के साथ अपने पैरों को बिस्तर से नीचे किया। अपनी साड़ी को सहेजकर अपने पैरों को ढंकते हुए वो उठ खड़ा हुआ और लगभग बंद सी आंखों के साथ ही बाथरूम की ओर बढ़ने लगा। हर सुबह की तरह आज भी वह प्रॉब्लम तो थी ही। उसकी कमर के नीचे से उभार की वजह से उसका पेटीकोट और साड़ी वहां से उठी हुई प्रतीत हो रही थी, मगर संजू ने उधर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाथरूम पहुंचते ही उसने सबसे पहले तो अपने बालों का जुड़ा खोला और उन्हें एक बार फिर से जुड़े में अच्छी तरह से बांध लिया। उसने कल ही अपने बाल शैम्पू किए थे तो आज उसे दोबारा अपने बालों को भीगाने की जरूरत न थी। अब साड़ी उतारते वक्त थोड़ी उदासी जरूर उसे महसूस होने लगी। आखिर कितना प्यार संडे बीता था उसका, और अब फिर वही स्कूल, वही टाइट स्पोर्ट्स ब्रा। पर जब मन में आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो उसका दैनिक जीवन पर भी असर होता है। संजू ने अपनी साड़ी उतारकर बाथरूम में ही टांग दी, उसे वो अब नहाने के बाद तय कर देगा। मन साड़ी को छोड़ने को लेकर थोड़ा उदास जरूर था, पर कम से कम स्कूल के बाद वो एक बार फिर खुला आजाद जीवन जी सकेगा। कुछ घंटों ही की तो बात थी स्कूल की, और वहां भी तो ऋतु उसके साथ है, फिर क्यों उदास होना। संजू ने खुद को समझाया और अपने बाकी कपड़े उतारकर नहाने चला गया। नहाने के बाद सब तैयारी करके और अपनी माँ से टिफिन लेकर संजू स्कूल की ओर निकल गया, और रास्ते में साइकिल चलाते हुए उसके साथ ऋतु भी थी। प्यार व्यार तो दूसरी बात है, उन दोनों की दोस्ती उन दोनों के लिए सबसे ऊपर थी। दोनों हंसते खिलखिलाते झगड़ते बातें करते हुए स्कूल जा रहे थे। आज संजू अपनी साइकिल भी ऋतु के लिए धीरे धीरे चला रहा था, और देखते ही देखते स्कूल भी आ गया, जहां साइकिल खड़ी कर दोनों चलते हुए अपनी क्लास में गए। क्लास में संजू के बेंच तक ऋतु उसके साथ ही आए और वहां पहुंचकर बोली, ये ले, ये तेरे लिए है। क्या है ये? संजू ने पूछा। क्या है? चॉकलेट है। और क्या? चॉकलेट। मगर किस लिए? इसलिए ताकि तू इसे अपने सामने रखकर इसकी पूजा कर सके। खाने के लिए है स्टूपिड। और क्या? तू भी न? ऋतु झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोली। तू स्टूपिड है। मुझे दोबारा स्टूपिड बोली न तो तेरी चोटी खींच लूंगा। संजू ने भी ऋतु को झूठ मूठ का धमकाया, और ऋतु वहां से हंसते हुए उसकी ओर देखती हुई चली गई। संजू, संजू, ये अखिल था जो संजू के साथ ही बैठा करता था। क्या हुआ? संजू ने पूछा। भाई, मुझे लगता है कि ऋतु तुझसे प्यार करती है। अखिल सीधा लड़का था जो कम ही बोलता था और संजू की तरह ही खूब पढ़ना चाहता था, इसलिए वो संजू के साथ ही रहा करता था। हाँ हाँ, संजू ने हंसकर बात टालने की कोशिश किया। भाई, मुझे तो लगता है कि तुझे भी उससे प्यार है, अखिल ने बिना कोई भाव बनाए कहा। उसकी बात सुनकर संजू एकदम शर्मा गया और उस बात को नकारने की पूरी कोशिश करने लगा जैसा कि कोई भी लड़का करता। भाई, एक बात बता रहा हूँ तुझे, मेरी मम्मी कहती है कि हमारी ये उम्र पढ़ने लिखने की है। प्यार करने के लिए तो कॉलेज के बाद बहुत समय होगा। मम्मी कहती है कि अभी हमारा पूरा ध्यान बोर्ड एग्जाम में होना चाहिए। तू पढ़ने में अच्छा है इसलिए तुझे कह रहा हूँ भाई। मैं तो इसलिए लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं। अखिल ने बिल्कुल एक दोस्त की तरह संजू को समझाना चाहा। तेरी मम्मी बिल्कुल सही कहती है भाई, संजू ने भी अखिल को जवाब दिया। उसे भी अखिल की बात में दम लग रहा था। आखिर उसकी माँ भी उसे यही समझाती थी कि उसके लिए अच्छी पढ़ाई करना किसी और के मुकाबले ज्यादा जरूरी है। इसके बाद स्कूल में कुछ ऐसा न हुआ जो कुछ खास हो। बस समय समय पर संजू ऋतु को देखकर खुश होता, और फिर खुद को समझाने की कोशिश करता कि प्यार करने को जिंदगी बाकी है, अभी सिर्फ पढ़ाई। और यूं ही स्कूल भी खत्म हुआ। संजू और ऋतु साइकिल चलाते हुए साथ में घर आया। ऋतु संजू से यहाँ वहाँ की बातें करने लगती तो वो उससे पढ़ाई के बारे में बातें करता रहता। तो कितना बोरिंग है यार, तुझे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सूझता क्या? ऋतु ने गुस्से में संजू से कहा। ऋतु, हमारी उम्र पढ़ाई करने की है, बाकी बातों के लिए तो जिंदगी बाकी है, संजू ने कहा। स्कूल से घर का 15 मिनट का रास्ता ऋतु के साथ धीरे चलने की वजह से 25 मिनट का हो गया था।
और ऋतु से विदा लेकर संजू अपने घर जाने लगा। मैं आऊंगी तेरे घर साथ में पढ़ाई करने, ऋतु ने जोर से चिल्लाकर संजू से कहा, जो कि झटपट अपने घर के अंदर जा रहा था। उसने तो पलटकर भी नहीं देखा ऋतु की ओर। संजू यूं तो वैसे ही पढ़ने में मेहनती लड़का था, मगर आज अखिल की बात का उस पर न जाने कितना असर पड़ गया कि वो पढ़ाई के बारे में ही सोचने लगा। वैसे हर पढ़ाकू इंसान के लिए जनवरी का समय कुछ ऐसा ही होता है। अब परीक्षाओं के लिए ज्यादा समय नहीं बचा रहता है और उनमें पढ़ाई का बहुत सवार हो जाता है। जो इस ओर ध्यान नहीं देते वो अंत में संघर्ष करते हैं। संजू को वो सब पसंद नहीं था। वो अपनी परीक्षा के समय से काफी पहले तैयार रहने में विश्वास रखता था। घर पहुंचते ही उसने कपड़े बदले। घर में सलवार कुर्ती के साथ अब दुपट्टा भी था, मगर उसने आज खुद को दुपट्टे के साथ खुद को निहारने में कोई समय व्यर्थ नहीं किया। आज उसने याद से अपनी घर में पहनने वाली ब्रा पहना था। ऋतु को मैं आज वहां हाथ ही नहीं लगाने दूंगा। सलवार, दुपट्टे और ब्रा पहना हुआ संजू सोच तो लड़के की तरह ही रहा था। और फिर दौड़े दौड़े सीढ़ियों से उतरकर वो नीचे किचन में आया और माँ से कहा, माँ जल्दी खाना दो, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। हाँ, खाना लगा ही रही हूँ। कोई क्लास टेस्ट होना है क्या, जो तुझे इतनी जल्दी हो रही है? सुधा ने पूछा। नहीं माँ, मैंने ये पूरा संडे बिना पढ़े बर्बाद कर दिया, मुझे तैयार रहना होगा ना, संजू ने दुपट्टा संभालते हुए कहा। मम्मी तुम जैसे साड़ी में पल्लू पर पिन लगाती हो, क्या तुम मेरे दुपट्टे को पिन कर सकती हो? ये पूरे दिन फिसलता ही रहता है। मैं नहीं चाहती कि पढ़ाई करते वक्त ये मुझे परेशान करे, संजू ने माँ से कहा। ठीक है, लगा दूंगी, पर तुझे इतनी परेशानी हो रही है तो बिना दुपट्टे के पढ़ाई कर लेना। वैसे भी तो तू कल तक बिना दुपट्टे के ही रहा करती थी, सुधा ने हैरत से पूछा। हाँ माँ, पर वो ऋतु है न, वो तो दुपट्टे के पीछे पड़ी रहती है। वो कभी भी घर आ जाएगी साथ में पढ़ने के लिए, और फिर मेरी जान खाएगी दुपट्टे के लिए, संजू ने कहा। और ये कहते ही उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर अपनी माँ से कोई लड़का ये नहीं कहना चाहता कि किसी और लड़की के कुछ कहने से उस पर कितना फर्क पड़ता है, खासकर तब जब सुधा खुद संजू को कई बार दुपट्टे के लिए पहले कह चुकी थी। पर माँ की तो उसने नहीं सुनी थी। पर संजू के इन विचारों से बेखबर सुधा तो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। उसके लिए तो ये बच्चों वाली नादानियां और शिकायतें थी। संजू के साथ खाना खाने के बाद सुधा ने संजू का दुपट्टा लेकर उसे करीने से फोल्ड किया और संजू के कंधों पर वी शेप में सजाकर उसके दोनों कंधों पर पिन लगा दी। लो हो गया पिन? और कुछ? सुधा ने संजू से पूछा। पिन किए हुए दुपट्टे के साथ संजू बड़ा खुश था। और फिर माँ से उसने कहा, बस के बात। और माँ, ये ऋतु है न, वो साथ में पढ़ने के लिए तो आ रही है, पर वो इधर उधर की बातें भी बहुत करती है। तुम समय समय पर आकर देखती रहना कि वो मेरा समय तो व्यर्थ नहीं कर रही। संजू की बातें सुनकर सुधा अंदर ही अंदर मुस्कुराने से खुद को रोक न सकी। बड़ा ही निराला बेटा था उसका। ठीक है, उसके आते ही मैं उसे बोल दूंगी कि सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं, सुधा ने कहा। और सुन, एक बार पलट तो सही। और सुधा ने संजू के दुपट्टे के दोनों छोर को पीछे क्रॉस करके बांध दिया। अब ये बिल्कुल बीच में नहीं आएगा, चल जा अब पढ़ाई कर। और संजू बिना कोई समय बर्बाद किए ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया। ये दुपट्टे को पीछे बांधने की तरकीब तो बड़े काम की है, उसने मन ही मन सोचा। और फिर अपनी पढ़ाई में मगन हो गया। शायद संजू को पढ़ते हुए 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय बीता होगा, तभी उसे नीचे से उसकी मम्मी की आवाज सुनाई दी। आ रही हूँ माँ, संजू ने भी आवाज दी और उठकर नीचे जाने लगा। मैं आ गई माँ। बोलो क्या हुआ? उसने अपनी माँ के ओर देखा तो उसे साथ में ऋतु भी दिखाई दी, जो संजू को देखकर खिलखिला रही थी। संजू तो ऋतु को देखकर तुरंत झेप गया और बोला, मैं आ गया माँ। संजू ने ऋतु के सामने अपनी भाषा को एक लड़के के अनुरूप तुरंत सुधारा। चाहे जो भी कपड़े उसने पहने हो, वो ऋतु के सामने लड़की की तरह रहने को तैयार नहीं था। बेटा, ऋतु पढ़ने के लिए आई है, ध्यान रखना कि तुम दोनों सिर्फ पढ़ाई करोगे, कोई शैतानी नहीं और कोई गप्पे नहीं, सिर्फ पढ़ाई, समझे तुम दोनों? सुधा ने थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में कहा, जिससे कि ऋतु को भी लगे कि ये बात सीरियस है।
मैं समय समय पर आकर देखती रहूंगी कि तुम दोनों पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है न? सुधा ने दोनों बच्चों के सामने कहा। जी आंटी, ऋतु बोली। हाँ मम्मी, संजू बोला। और दोनों चलकर संजू के कमरे की ओर जाने लगे। ऋतु तो सच में सुधा की बात से डर गई थी। उसे क्या पता था कि ये सब संजू का किया धरा है। यार, तेरी मम्मी कितनी स्ट्रिक्ट है। मेरी मम्मी तो बस पढ़ने को कहती रहती है पर मैं उनकी सुनती ही नहीं, ऋतु ने फुसफुसाते हुए संजू से कहा। ऋतु, हमारी पढ़ने की उम्र है, संजू ने जैसे ऋतु के जले पे नमक छिड़कते हुए हंसते हुए कहा। कमरे में टेबल पर 2 कुर्सियां लगाकर अपनी अपनी किताबें निकालकर दोनों केमिस्ट्री पढ़ने लगे। कम से कम संजू तो मन लगाकर पढ़ रहा था, पर ऋतु की नजर संजू पर जा रही थी। संजू, ऋतु ने कहा, पर संजू ने अनसुना कर दिया। संजू सुन न, ऋतु फिर बोली। क्या हुआ? संजू ने आखिर आंखें उठाकर कहा। तू न बिल्कुल आंटियों की तरह सलवार सूट पहनता है। एक तो ढीली ढाली कुर्ती और फिर ऐसे पिन करके घर में कौन दुपट्टा पहनता है। तू पढ़ने आई है या मेरा सलवार और दुपट्टा देखने? अब मेरे पास आंखें हैं और तेरी कुर्ती दुपट्टा दिख रहे हैं तो मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। आंखें हैं तो उनको अपनी किताब की ओर घुमा, फिर तुझे मेरा दुपट्टा नहीं दिखेगा। संजू वापस अपनी पढ़ाई में लग गया। संजू के कहने पर ऋतु अपनी किताब पर ध्यान लगाने लगी पर उसका पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा था। और थोड़ी देर बाद उसने फिर संजू की ओर देखा और बोली, तुझे न एक बार स्कर्ट पहनकर देखना चाहिए। तुझे मेरे कपड़ों की क्यों पड़ी है? तू क्यों नहीं पहनती स्कर्ट? संजू ने ऋतु की ओर बिना देखे ही कहा। पहनती तो हूँ, रोज ही पहनती हूँ, पर मम्मी अब मुझे घर से बाहर स्कर्ट में निकालने नहीं देती। ठीक ही तो है, तू बड़ी हो गई है। संजू कुछ लिखते हुए बोला। अब तू भी मेरी मम्मी जैसे बात मत कर। मैं न तेरे लिए अपना एक स्कर्ट लेकर आऊंगी, तू पहन कर देखना, तुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ऋतु बड़ी खुश होती हुई बोली, जैसे न जाने कितना अच्छा आइडिया उसके दिमाग में आया हो। संजू ने ऋतु की ओर घूर कर देखा और बोला, मैं नहीं पहनूंगा स्कर्ट। तू समझ ले इस बात को कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। यार, तू एक बार ट्राई तो करना। ऋतु संजू का हाथ पकड़कर बोली। मगर संजू ने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर अपनी पढ़ाई में मगन हो गया। उदास होकर ऋतु भी पढ़ने की कोशिश करने लगी। बीच बीच में जब भी वो संजू से कुछ कहती वो उसे या तो चुप करा देता या अनसुना कर देता, और कभी कुछ कहता भी तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करता। दोनों मिलकर कोई केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करते और फिर संजू अपनी दुनिया में मगन हो जाता। ऋतु चाहे न चाहे कुछ तो संजू से सीख रही थी, पर फिर भी मुंह फुलाए वो बस उस कमरे में लगी हुई घड़ी की ओर देखती रहती। जब करीब 2 घंटे बीत गए तो वो बोली, यार इतनी पढ़ाई तो मैं हफ्ते में नहीं करती जितनी तू एक दिन में कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तेरे नंबरों से पता चलता है, संजू ने लगभग ताना मारते हुए कहा। संजू, बहुत होशियार समझता है न तू खुद को? अबू तो समझता भी हूँ। संजू का तो सही में पढ़ाई में मन लगा हुआ था, मगर ये तो घमंड था। कोई इस तरह से बातें करता है भला? बेचारी ऋतु तो बड़े प्यार से संजू के साथ समय बिताने आई थी, मगर संजू को पढ़ना था, ये बात भी सही थी। अंत में कंझाती हुई ऋतु अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। ठीक है, पढ़ ले तू मिस्टर पढ़ाकू, बहुत बोरिंग है तू। तुझसे अच्छा तो मैं आंटी के साथ ही जाकर बातें कर लेती हूँ, ऋतु ने गुस्से से कहा। तो जाना, किसने मना किया है? संजू ने बेरुखी से कहा, और अपनी किताबें लेकर ऋतु वहां से उठ चली गई। ऐसा नहीं है कि संजू को ऋतु के साथ समय बिताने की इच्छा न थी, पर इस वक्त वाकई में पढ़ाई का बहुत उस पर सवार था। संजू को इस वक्त नीचे से ऋतु और उसकी माँ के बीच हो रही बातों की कुछ आवाज आ रही थी। उसे समझ तो नहीं आ रहा था कि क्या बातें हो रही थी, पर दोनों बड़ी उत्साहित मालूम हो रही थी, और बीच बीच में थोड़ी हंसने की आवाज भी आती। पर उन सबको अनदेखा कर वो अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करता रहा। संजू को ये न पता था कि नीचे ऋतु और सुधा मिलकर संजू के लिए शॉपिंग का प्लान बना रहे थे, और ये शॉपिंग न जाने संजू के जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाली थी।